टू AK एडुवाइब्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जो कि NCERT का यूनिट 5 है, जिसके अंदर आपको कई चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। चैप्टर 16 इज़ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये जो सीरीज़ है हम NCERT की आज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं 11th क्लास की NCERT जो है उसे पहले कंप्लीट करूँगी एंड फर्दर विल मूव विद class 12th NCERT. So let's start with our first chapter of unit 5, that is digestion and absorption. So यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पहले सबसे पहले इस चैप्टर का जो एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का देख दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. So food is one of the basic requirement of all living organism, and the major component of our food are carbohydrates, proteins and fat. फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जो मेन कंपोनेंट अगर हम देखें अगर फूड का है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. विटामिन्स और मिनरल जो हैं और वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए. जितनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स की ज़रूरत है बॉडी को, उतनी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से, ठीक है. एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल हमें प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ग्रो कर पाएँ या उनमें रिपेयर की अगर ज़रूरत है तो वो रिपेयर खुद को कर पाएँ. द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब ये तो हुई फूड की बात. अब अगर हम बात करें वाटर की, तो जो वाटर हम लेते हैं वो वाटर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और ऑल्सो प्रिवेंट साथ के साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो हेल्प करता ही है, उसमें उसका तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही उसमें. साथ के साथ ये डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को भी प्रिवेंट करता है. कई जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड में, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, है ना. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो इसी तरह ऐसे ही हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती उन्हें. दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ना पड़ता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. इसी प्रोसेस को This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि हम एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है डाइजेशन. और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो तरीके इसके मेथड परफॉर्म कर रहा होता है यहाँ पर. एक तो मैकेनिकल मेथड है और एक बायोकेमिकल मेथड है, ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो मेथड कर रहा है, एक तो मैकेनिकल मेथड और एक बायोकेमिकल मेथड. जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिगर आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे. 16.1 फिगर में आपको गिवन है. सबसे पहला जो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होंगे, एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई और दूसरी हो गई आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है. दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एंटीरियर ओपनिंग से शुरू हो रही है जो कि माउथ है आपकी. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. और अगर हम बात करें पोस्टीरियरली, वो ओपन किसके थ्रू होती है, तो एनस के थ्रू वो पोस्टीरियरली ओपन हो रही होती है, ठीक है. एंटीरियरली ओपनिंग उसकी देखें हम तो माउथ है, और पोस्टीरियर ओपनिंग अगर हम उसकी देखें तो एनस है. द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी. माउथ के बाद आपका आ जाता है आपका बक्कल कैविटी, यानी कि जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है. बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जो कि स्पेस है टीथ और थ्रोट के बीच में, ठीक है. एक ऐसी कैविटी है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जो कि स्पेस है टीथ या थ्रोट के बीच में. अब ये जो ओरल कैविटी है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है. अब इस ओरल कैविटी के पास में भाई बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ्स हैं, मस्कुलर टंग है, क्या है, बहुत सारे टीथ हैं आपके. और
आपको पता है जैसे 32 हमारे पास में टीथ होते हैं और एक मस्कुलर टंग भी हमारे पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ आया, माउथ के बाद में हमारी क्या आई, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है और मस्कुलर टंग प्रेजेंट है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब यहाँ पर आ जाती है एक डेफिनेशन थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्या होता है भाई, जब एक टूथ जो है आपका वो एम्बेडेड है, धसा हुआ है एक तरीके से, किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, तो इस तरीके के अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें मेजॉरिटी ऑफ या मैमल्स की बात करूं अगर मैं, तो एक तो आपको थीकोडॉन्ट तरीके का अटैचमेंट आपको मिलता है टीथ का। दूसरा आपको मिलता है डायफायोडोंट तरीके का, मतलब कि हम में भी डायफायोडोंट है, थीकोडॉन्ट भी है, डायफायोडोंट भी है। डायफायोडोंट क्या हुआ भाई, जब मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में या ह्यूमंस बीच में भी हम बोल सकते हैं इंक्लूड टू सेट्स ऑफ, जब हमारे पास दो सेट टीथ के होते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ, जैसे कि एक सेट जो होता है वो टेम्पररी मिल्क हो और डिसीजियर टीथ उन्हें कहते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट या अडल्ट टीथ से, ठीक है। तो इस तरीके के डेंटिशन को हम डायफायोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट तब कहा जाता है जब टूथ जो होता है वो सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड हो, तो उसे थीकोडोंट कहा जाता है। जब हमारे लाइफ में, पूरी लाइफ में हमारे पास टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, जिसमें कि एक टीथ जो होगा, एक सेट ऑफ टीथ होता है टेम्पररी मिल्क वाला या डिसीजियस टीथ, और दूसरा जो सेट होता है उसे परमानेंट या अडल्ट टीथ कहते हैं, तब इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम डायफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें, एक अडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके पास में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, है ना। एक अडल्ट की बात की जाए तो उसके पास में 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स। और कितने तरीके के हो सकते हैं, 4 डिफरेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास तो 4 अलग अलग तरीके के दांत हैं, मतलब एक तरीके के दांत नहीं है ना, 4 अलग अलग तरीके के हैं, तो इन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो हमने 3 तरीके के टीथ पढ़े। एक तो थीकोडोंट होता है जब आपका जो टीथ है या टूथ है वो एम्बेडेड है सॉकेट जॉ में, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। डायफायोडोंट बोलते हैं जब आपके पास में दो सेट ऑफ टीथ आपकी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी या डिसीडियस टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट या अडल्ट टीथ। अब हम तीसरा बात कर रहे हैं हेट्रोडोंट, जब ये जो परमानेंट टीथ हम बात कर रहे हैं 32 जो परमानेंट टीथ है, ये भी सेम एक तरीके के नहीं है, सेम तरीके के नहीं है ये, इनमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमें मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम हेट्रोडोंट कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है इंसिजर्स, देन आपके आ जाते हैं कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स, ठीक है। इंसिजर्स को आई से डिनोट कर रहे हैं, कैनाइंस को सी से, प्रीमोलर्स को पीएम से और मोलर्स को एम से। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई सी पी एम और एम इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123/2123। अब ये जो अरेंजमेंट है टीथ का, ये जो अरेंजमेंट है टीथ का इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई सी पी एम और एम, वो रिप्रेजेंट डेंटल फॉर्मूला से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ह्यूमन में, किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से 2123/2123 इस फॉर्म में, यानी कि 2 इंसिजर्स होंगे, ये ऊपर वाले में देखो 2 इंसिजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं, 3 मोलर्स हैं। देन यहाँ पर भी नीचे वही है, 3 आपके क्या है, 2 इंसिजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनामल। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ये, कि जो हार्ड चूइंग सरफेस है आपका टीथ का, वो एनामल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा, एनामल से बना हुआ होता है। इट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, वो क्या कर रहा होता है, मेस्टिकेशन में हेल्प कर रहा होता है फूड की। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल, सबसे पहले हार्ड चूइंग सरफेस टीथ ने क्या किया, जो कि एनामल से बना हुआ है, वो मेस्टिकेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा हम बात कर लेते हैं टंग की। टंग जो है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि अटैच होती है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। किससे जुड़ी हुई होती है बेटा, ये जो टंग है आपकी, ये टंग जो है आपकी वो किससे जुड़ी हुई है, टंग जो है आपकी वो जुड़ी हुई है आपकी नीचे ओरल जो कैविटी है, ओरल जो कैविटी है उससे, ठीक है। ओके, यह देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो आपका, एक तो आपका हार्ड चूइंग टीथ है वो इनामल से बना हुआ है और उसका वो क्या हेल्प कर रहा है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। सेकंड हमने बात कर ली जो टंग है, ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर
ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो कि अटैच होती है किससे, ओरल कैविटी, फ्लोर और ओवर कैविटी से अटैच होती है, जिसे कि फ्रेनुलम कहा जाता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस। अब जो अपर सरफेस होता है बेटा टंग के, उसके पास में स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होता है, अपर पोर्शन जो होता है आपके टंग का, उसके पास में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें कि पैपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैपिला। जो अपर सरफेस होता है आपके टंग का, उसके पास में स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें कि पैपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैपिला। सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स, इनमें से कुछ के पास में टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो टंग थी आपकी वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन थी, है ना, जो कि ओरल फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से जुड़ी हुई थी बाय फ्रेनुलम। एक फ्रेनुलम के थ्रू वो ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी हुई होती है टंग। अब जो अपर सरफेस है टंग का, उसके पास में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कि हम पैपिला कह रहे हैं। उन पैपिलास में से ही कुछ के पास में टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो ओरल कैविटी है बेटा, इट लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो ओरल कैविटी होती है हमारी, है ना, ओरल कैविटी जाती है शॉर्ट फेरिंग्स में, ठीक है, जो कि सर्व कर रही है एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी के बाद आता है आपका शॉर्ट, एक फेरिंग्स आती है आपकी। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखोगे, ये देखो, देखो ओरल कैविटी के बाद ये ओरल कैविटी है यहाँ पर, ये रही ओरल कैविटी। उसके बाद कहाँ पर, यहाँ पर फेरिंग्स आ गया, ये फेरिंग्स आ गया। तो यही यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि जो आपका ओरल कैविटी है, इट लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज। एक कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स है क्या, एक कॉमन पैसेज है ये फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंग्स, दोनों ही ईसोफेगस जो है और जो ट्रैकिया, यानी कि ईसोफेगस जो होती है फूड पाइप होती है और ट्रैकिया जो होती है बेटा वो विंड पाइप होती है। ये दोनों की दोनों ही आपके फेरिंग्स में ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, ओके। ये देखो आप डायग्राम में भी दे सकते हो कि ईसोफेगस भी और आपकी जो हाँ ईसोफेगस भी है और आपका जो ट्रैकिया है, वो दोनों के दोनों कहाँ पर, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको आपकी जो विंड पाइप है वो शो नहीं कर रखी, बट यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ विंड पाइप ये रही, विंड पाइप, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये विंड पाइप है, और ये जो है आपको स्किन कलर में दिख रहा है वो ईसोफेगस शो कर रखी है आपको ये। तो ये दोनों के दोनों बेटा फेरिंग्स में ही ओपन हो रहे हैं। उसके बाद एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या कहा जाता है इसे, एपिग्लॉटिस। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप आपको दिखेगा, एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो कि प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ठीक है, फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। अच्छा, अब ये जो ग्लॉटिस है बेटा, ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस। अब विंड पाइप में एक ओपनिंग है ग्लॉटिस। अब क्या कर रहा है ये, एक एपिग्लॉटिस होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है वहीं पर ही, इन दोनों के ही जंक्शन पे, जहाँ पर ईसोफेगस और फूड पाइप दोनों ही जुड़ रहे हैं, फेरिंग्स में खुल रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट हो रहा होता है, उसे कहा जा रहा है एपिग्लॉटिस। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये एपिग्लॉटिस प्रिवेंट कर रहा है फूड एंट्री इनटू द ग्लॉटिस। भाई फूड, विंड पाइप में फूड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, खांसी आने लगती है ना हमको कई बार। हाँ, तो इसी को, यही जो एपिग्लॉटिस होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, यही प्रिवेंट कर रहा होता है कि जो फूड होता है, जो फूड है वो ग्लॉटिस में ना जाए। ग्लॉटिस जो है एक विंड पाइप की ओपनिंग है, उसमें ना जाए, इसीलिए कौन प्रिवेंट करता है इस चीज़ को, एपिग्लॉटिस। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग। अब ईसोफेगस क्या है भाई, ये तो हमने बात कर ली कि भाई वो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया दोनों के दोनों फेरिंग्स में खुल रहे हैं, और कार्टिलेजिनस फ्लैग एपिग्लॉटिस जो है वो एंट्री प्रिवेंट कर रहा है फूड की ग्लॉटिस में स्वेलोइंग के दौरान। अब जो ईसोफेगस है वो एक थिन लॉन्ग ट्यूब है विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू अ जे शेप्ड बैग। अब ये जो ईसोफेगस है बेटा, ये एक थिन है, थिन लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, क्या है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, जो कि एक्सटेंड हो रही है पोस्टीरियरली, यानी कि पीछे की तरफ, पासिंग थ्रू नेक, नेक से होते हुए जाती है, थोरेक्स से होते हुए जाती है, डायफ्राम से होते हुए जाती है। और ये ईसोफेगस कहाँ खुल रही है, लॉन्ग ट्यूब तो है, कहाँ एक्सटेंड होती है, ये एक्सटेंड हो जाती है बेटा आपके जे शेप्ड बैग। और जे शेप्ड बैग जो है वो क्या होगा, आपका स्टमक होगा। क्या होगा, जे शेप्ड बैग में ये आपका आगे लीड कर जाती है, जिसे कि हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इट्स कॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, अ मस्कुलर स्पिंक्चर। यहाँ पर देखो स्टमक में ये खुल जाती है। ठीक है, अच्छा,
अब ये अगर स्टमक में खुल गई तो अब क्या होगा, एक मस्कुलर स्पिंक्चर होती है जिसे गैस्ट्रो ईसोफेगियल कहते हैं। क्या बोला जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेगियल एक मस्कुलर स्पिंक्चर है बेटा प्रेजेंट, ठीक है, विच रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब बिल्कुल ईसोफेगस की जैसे ही स्टमक की ओपनिंग हो रही है, मतलब है ना, और ईसोफेगस खत्म हो रहा है, वहीं पर प्रेजेंट होता है एक मस्कुलर स्पिंक्चर जिसे कि जो कि गैस्ट्रो ईसोफेगियल है। गैस्ट्रो ईसोफेगियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक एरिया स्टमक, गैस्ट्रो वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है स्टमक के लिए, तो स्टमक और ईसोफेगस को जोड़ने का काम कर रही है ये मस्कुलर स्पिंक्चर, इसीलिए इसको गैस्ट्रो ईसोफेगियल कहा गया है। ये रेगुलेट करती है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। अब जो स्टमक है बेटा, जो कि अपर लेफ्ट पोर्शन में किधर होता है, अपर ऊपर की तरफ और लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी आप डायग्राम भी देखते हुए जाओगे, डायग्राम 16.1 जो आपको डायग्राम दिया हुआ है आप उसमें देखोगे अगर, तो आपका जो स्टमक है आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। अपर एब्डोमिनल जो कैविटी आपकी है उसमें अपर पोर्शन में लेफ्ट साइड में वो प्रेजेंट है, और इसके पास स्टमक के पास में 4 मेजर पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, ठीक है, एक तो कार्डियक पोर्शन हो गया जिसमें कि आपका ईसोफेगस अभी अभी ओपन हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है एक फंडिक रीजन, ठीक है, दूसरा होता है फंडिक रीजन, और देन होता है बॉडी, फिर उसकी बॉडी होती है, और एक होता है पाइलोरिक पोर्शन एंड अ पाइलोरिक पोर्शन। तो 4 मेजर पार्ट्स हैं, कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होगा, फंडिक रीजन, बॉडी जो कि मेन सेंट्रल रीजन है, बॉडी यानी कि मेन सेंट्रल रीजन को ही बॉडी बोल रहा है, फिर पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू स्मॉल पार्ट्स और फर्स्ट पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पाइलोरिक पोर्शन जो है स्मॉल स्टमक का लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जो कि ओपन हो जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। अब देखो ये तो हमने बात कर ली भाई कि जो स्टमक है आपका, स्टमक में आपके 4 पोर्शंस होते हैं। एक तो आपका होता है कार्डिक पोर्शन, एक होता है आपका फंडिक पोर्शन, फंडिक रीजन, है ना, और एक होता है आपका फंडिक रीजन होता है, और एक होता है आपकी बॉडी जो आपका सेंट्रल रीजन है, और एक लास्ट होता है आपका पाइलोरिक पोर्शन जो कि ओपन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है जी। ये तो हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पाइलोरिक पोर्शन ओपन हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 डिस्टिंग्विशेबल रीजन्स हैं। कौन से, एक तो है सी शेप का डिओडेनम। कौन से शेप का, सी शेप का। अभी अभी हमने देखा था पीछे कि जो आपका स्टमक है वो किस शेप का है बेटा, जे शेप का। किसका है, जे शेप का बैग है, इसकी हम स्टमक कह रहे हैं। अच्छा जी, अब और कौन सा स्पिंक्चर है जो आपके स्टमक में खुल रहा होता है, मस्कुलर स्पिंक्चर गैस्ट्रो ईसोफेगियल जिसे बोल रहे थे हम, मस्कुलर स्पिंक्चर गैस्ट्रो ईसोफेगियल, ये ओपन हो रहा होता है ईसोफेगस से स्टमक में। वैसे ही आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपन हो रहा होता है पोर्शन उसे कहा जाता है पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। अब ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विश किया गया है, इसको डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। पहला जो रीजन है वो है आपका इसको पहला रीजन जो है आपका वो है आपका सी शेप डिओडेनम, अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजनम। पहला सी शेप का डिओडेनम होगा, फिर बीच वाला लॉन्ग क्वाइल्ड जो पोर्शन है आपका वो जेजनम है, और एक हाईली क्वाइल्ड होता है एक तीसरा पोर्शन जिसे कि हम इलियम कहते हैं। तो 3 पोर्शन हो गए। एक है सी शेप्ड का, आपका क्या होता है, सी शेप्ड का हो गया बेटा आपका डिओडेनम, ठीक है। उसके बाद जेजनम होता है एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, जेजनम होता है बीच वाला पोर्शन जो कि लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। फिर हाईली कॉइल्ड जो आपकी लास्ट पोर्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो होती है आपकी इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंक्चर, है ना, जैसे पाइलोरिक पोर्शन था ना जो ओपन हो रहा था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो ओपनिंग ऑफ स्टमक है आपके ड्यूडेनम में वो कौन गार्ड करेगा, उसको गार्ड करता है आपका पाइलोरिक स्पिंक्चर। कौन गार्ड करता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर उसे गार्ड करता है। इलियम जो है आपका, जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन हो जाता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो है आपका, जो लास्ट पोर्शन है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कहाँ खुल जाता है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है।
अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास में भी कुछ चीज़ें हैं, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में खुला तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके पास भी, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पास फर्दर 3 पार्ट हैं, एक तो सीकम हो गया, देन सेकंड इज कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम जो है बेटा आपका, सीकम जो है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सीकम क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसके पास क्या है, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अ नैरोअर फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिलियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम दिस सीकम। अब इसी सीकम से हमारे पास में एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि अब हमारे यूज़ में नहीं है, ये कहाँ से अराइज हो रहा होता है, सीकम से ही ये अराइज हो रहा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है सीकम, जिसे हम स्मॉल बाइंड सैक भी कह रहे हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर से नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, जिसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे हैं, वो अराइज होता है। द सीकम ओपन्स इनटू कोलोन, सीकम ओपन होता है दूसरे पोर्शन में जो कि कोलोन है। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो कोलोन पोर्शन है आपका, ये फर्दर आपके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये जो कोलोन है आपका बेटा, ये 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है, असेंडिंग में, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग में, और देन सिग्मोइड कोलोन। एन असेंडिंग, a transverse, descending and sigmoid colon. The descending part opens into the rectum. ठीक है ना, क्या क्या है, 4 पार्ट में कोलोन डिवाइड हो गया था आपका, एक असेंडिंग पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ट्रांसवर्स पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक डिसेंडिंग पार्ट में डिवाइड हो गया, और एक सिग्मोइड कोलोन में डिवाइड हो गया। अब ये जो डिसेंडिंग पार्ट है बेटा आपका, ये ओपन होता है रेक्टम में। क्या हो जाता है, ये डिसेंडिंग पार्ट जो है रेक्टम में ओपन हो जाता है, विच ओपन थ्रू द एनस, जो कि एनस के थ्रू ओपन हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है कि ये जो आपका कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन, हाँ, ये जो कोलोन है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, असेंडिंग में आपके, देन ट्रांसवर्स में, देन डिसेंडिंग, और देन सिग्मोइड कोलोन में। ये जो डिसेंडिंग पार्ट है फर्दर कोलोन का, ये आपका ओपन हो जाता है रेक्टम में, कि जो फर्दर ओपन होता है थ्रू एनस। अब जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की बेटा, ये तो हमने पूरी बात कर ली कि माउथ से लेके एनस तक कैसे आपका ये जो पूरा कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, वो तो हमने देख ली। अब हम बात कर रहे हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। वो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम द ईसोफेगस टू द रेक्टम पजेस 4 लेयर्स। अब ये जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, इसके पास में कहाँ से शुरू हुई है आपकी, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, इसके पास में क्या है, 4, इसके पास में क्या है बेटा, 4 आपकी लेयर्स हैं। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के पास में क्या है, ईसोफेगस से रेक्टम में, ठीक है, माउथ में नहीं होगा प्रेजेंट, ईसोफेगस से रेक्टम में। ये आपको याद रखना है कि ईसोफेगस से शुरू हो रहा है रेक्टम तक, इसके पास में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नेमली कौन कौन सी, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। कौन कौन सी 4 लेयर है बेटा, सिरोसा, मस्कुलैरिस फर्दर लॉन्गर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर में डिवाइड होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं हम। सिरोसा जो है, जो आपकी 4 लेयर्स है वो आपकी सिरोसा, देन मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा, देन मस्कुलैरिस, देन सबम्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा जो है आपकी, सिरोसा वाली जो लेयर है आपकी, इज आउटरमोस्ट लेयर। सिरोसा लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर है, एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। सिरोसा जो है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर है। सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है और थिन मीजोथीलियम से बनी है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम विद, आउटरमोस्ट लेयर है सिरोसा और क्या बनी हुई है, थिन मीजोथीलियम, यानी कि एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। उनके साथ के साथ कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होता है। मीजोथीलियम से बनी हुई होती है सिरोसा आउटरमोस्ट लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड लेयर जो थी आपकी, वो थी आपकी मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस जो है इज फॉर्म्ड बाई स्मूथ मसल्स। किससे जुड़ी हुई, किससे बनी हुई है, ये स्मूथ मसल से जुड़ी बनी हुई है, यूजुअली अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब मस्कुलैरिस लेयर जो है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है, और
ये अरेंज होती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। किस में जुड़ी हुई होती है? इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में मस्कुलरिस जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, या अरेंज्ड होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एन oblique muscular layer may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. अब ये जो submucosal layer है आपका, submucosal layer जो है loose connective tissue का बना हुआ होता है, containing nerves, blood and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in submucosa. duodenum में यहाँ पर देखो important है, अभी अभी हमने देखा कि सब म्यूकोसल जो लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसमें कि नर्व्स हो गए आपके, ब्लड हो गया एंड लिम्फ हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गए। डिओडेनम जो है आपके, इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। डिओडेनम के जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो भी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डिओडेनम के, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। और जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वो कौन सी हो जाएगी बेटा? म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स। अब ये लेयर क्या कर रही होती है? ये लेयर बना रही होती है इर्रेगुलर फोल्ड्स, से रूगा भी बोलते हैं, इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये लेयर जो म्यूकोसा है ये बना रही होती है इर्रेगुलर फोल्ड्स। स्टमक में रूगा कहते हैं इन्हें और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्हें विलाई कहा जाता है। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस, हाँ, ये जो सेल लाइनिंग होती है विलाई की, ये प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस ये बनाते हैं जिन्हें कि माइक्रोविलाई कहते हैं। ये हम फर्दर अभी उसमें देखेंगे। अभी एक बार पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा कि जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है भाई, इसके पास में ईसोफेगस से रेक्टम के पास 4 लेयर्स हैं। कौन सी? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा जो है आउटरमोस्ट लेयर है और किसकी? मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है, ठीक है। सिरोसा थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है, साथ के साथ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है। मस्कुलरिस दूसरी लेयर, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। मस्कुलरिस किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। और यूजुअली ये इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में अरेंज होती है। इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स में अरेंज होती है। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होती है बेटा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके पास में नर्व्स हैं, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपकी सब म्यूकोसल लेयर में है। साथ के साथ इसमें यह भी मेंशन किया कि ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सब म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर जो होती है ल्यूमन की ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है म्यूकोसा। ये लेयर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इर्रेगुलर फोल्ड्स बना रही होती है स्टमक में, जिसे कि रूगा कहा जाता है, जबकि विलाई इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा जाता है। अब ये कह रहा है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली सारे लेयर्स की, है ना, और ये भी पता कर लिया कि जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी जो कि म्यूकोसा है, ये क्या बना रही है आपकी? स्टमक में रूगा बना रही है, इर्रेगुलर फोल्ड्स, और विलाई में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बना रही होती है। अब ये बोल रहा है कि जो सेल्स हैं लाइनिंग द विलाई, है ना, ये जो सेल्स होते हैं बेटा जो विलाई को लाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। ये न्यूमरस बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं फर्दर, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाइज कहते हैं। आप इस डायग्राम के हेल्प से देखोगे, देखो विलाई, ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये माइक्रोविलाइज बनाते हैं गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि क्या देता है हमें? एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हमें दे रहा होता है माइक्रोविलाई। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये विलाई या माइक्रोविलाइज की वजह से बेटा क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है। इसकी वजह से सरफेस एरिया इनॉर्मसली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। विलाइज आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल। अब विलाइज के पास में क्या है? विलाइज के पास में एक नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क भी है विलाई के पास में, लार्ज लिम्फ वेसल्स का भी नेटवर्क है उसके पास में, जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे। ये देखो, ये विलाई आपको दिख रही है, इसके साथ के साथ क्या है? आपको नेटवर्क दिख रहा है कैपिलरीज का, ये कैपिलरीज का नेटवर्क दिख रहा है, साथ के साथ में लिम्फ का भी यहाँ पर क्या है? लिम्फ वेसल्स का भी नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर विलाई को सप्लाई किया गया है कैपिलरीज का नेटवर्क भी, लिम्फ वेसल भी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इस पूरे चीज़ को लेक्टियल बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्टियल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
म्यूकोसल जो एपिथीलियम है बेटा हैज़ गॉबलेट सेल्स। म्यूकोसल जो एपिथीलियम होती है हमारी, उसके पास में क्या होता है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। अच्छा, जो अभी हमने जो म्यूकोसल एपिथीलियम हमने बात की थी, तो जो म्यूकोसल एपिथीलियम होती है, मतलब जो म्यूकोसा से निकल रही होगी, है ना, जो म्यूकोसल एपिथीलियम होती है बेटा, इसके पास में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकोसा। तो म्यूकस सीक्रेट करेंगे, म्यूकोस किसके थ्रू? गॉबलेट सेल्स के थ्रू। और कहाँ से निकल रहा है? म्यूकोसल एपिथीलियम से निकल रहा है, जो कि ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। म्यूकोसा जो है वो ग्लैंड्स भी बना रहा होता है स्टमक में। म्यूकोसा क्या कर रहा होता है? ग्लैंड्स भी बना रहा होता है स्टमक में। ठीक है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक। हमने देखा था सब म्यूकोसा जो था, सब म्यूकोसा में किसके ग्लैंड्स थे? आपके ड्यूोडेनम के ग्लैंड्स थे, है ना। हमने देखा था कि सब म्यूकोसा में आपके किसके ग्लैंड्स थे? ड्यूोडेनम के ग्लैंड्स थे। जबकि यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक। स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं वो म्यूकोसा में प्रेजेंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। क्रिप्स ऑफ लिवर घन भी है जो, वो भी म्यूकोसा में ही है। ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हर लेयर जो है वो मॉडिफिकेशन शो कर रही होती है अलग अलग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो ये तो बात की बेटा हमने जो डिफरेंट आपके एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की पूरी हमने बात कर ली इसके अंदर। फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के, और उसके साथ के साथ डाइजेशन कैसा होता है फूड का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए AKEdu वाइब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।